ओके, सो न्यू टॉपिक इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ए वाले में मजा आ रहा है आपको कि फ्रेम वाले में मजा आ रहा है? इसमें मजा आ रहा है ना? ओके, रिफाइनिंग ऑफ metals. So the metal produced by various reduction processes described above are not very pure. Different processes हमने आप देखे, हमने extractions of the metals which in low in the activity series, middle in activity series, high in a activity series, अलग अलग कैटेगरी वाइज पढ़ा हमने, है ना? जो भी मेटल आपने लास्ट में गेन किया आफ्टर रिडक्शन, अल्टीमेटली हम ऑक्सीडेशन ऑक्साइड फॉर्म में लाते थे एंड देन ऑक्साइड को क्या करते थे? रिड्यूस। क्या करते थे? रिड्यूस। और रिड्यूस करके आपको मेटल मिलता था। क्या मिलता था? बट दैट मेटल नॉट इन अ प्योर फॉर्म, वो 100% प्योर नहीं है, क्योंकि आपने जो भी एक्ट किया वो सब केमिकल रिएक्शंस थे, और कुछ ऐसे मेटल्स है जो फंसे रहते हैं, केमिकल रिएक्शन का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, है ना? तो दिस टाइप ऑफ मेटल इज नोन एज नोबल मेटल्स, है ना? आई अरे तू है यार, तेरे को तू नहीं, तेरी चैन गोल्ड के शौकीन होते हैं सब, है ना? सही है, नहीं होते? हाँ, तो मैं भी नहीं हूँ। पूछो क्यों? पैसे ही नहीं है ऐसे ही नहीं है, कैसे हो? एक था वो भी बेच दिया नहीं, अच्छा था जोक मैं ही ऐसा आप तो सोच सकते थे ना, सब बेचेंगे थोड़ी ना। चलो कोई बात नहीं, वापस वापस वापस। Okay. So they contain impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metal is called electrolytic refining. तो क्या करेंगे हम? वापस वही जो हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे थे अभी आगे जाके, मतलब आगे इंशर्ट जो खास करके एक्टिव मेटल्स थे उसमें हमने वेसल्स लिया था, उसमें मोल्टन सॉल्ट डाला था, देन हमने 2 इलेक्ट्रोड डाले थे, देन हमने करंट पास किया था तो हमें मेटल मिली थी। याद आया? एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, कल का लास्ट टॉपिक। ओके, तो लाइकवाइज वापस हम वही करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोड वाला जो है वो जो सॉल्यूशन है उसमें चेंज कर देंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। ओके, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल मेड एज एनोड, इम्प्योर मेटल का एनोड बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? इम्प्योर मेटल का पहले एक इलेक्ट्रोड बना देंगे, एक रॉड बना देंगे। उसको एनोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया जाता है। समझ में आया? एनोड बनाना मतलब क्या? यस, बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है आपको। ओके, एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, उसी मेटल की प्योर स्ट्रिप लानी है, पतली वाली। ओके, इन शॉर्ट उसकी प्रेजेंस चाहिए, पतली होगी चलेगा। दैट मेड द दैट इज अ मेड माय मिस्टेक, प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। तो यहाँ पे वो स्ट्रिप जो प्योर मेटल में थी उसको हमने कैथोड बनाया। कैथोड दैट मीन्स दैट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। आया समझ में? आया ना? कोई डाउट? ओके, अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जिस मेटल का प्योरिफिकेशन कर रहे हो उसी मेटल का सॉल्यूशन लेना है यहाँ पे एज अ इलेक्ट्रोलाइट। An apparatus is set up as shown in this figure. जैसे फिगर में बताया वैसे apparatus को क्या किया जाता है? फिर पूरा सेटअप कर दिया जाता है। On passing the current through the electrolyte, a pure metal from anode dissolved into, ये जो प्योर मेटल है ना वो डिजोल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट में, सॉल्यूशन में जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज एक्सप्लेन्ड फॉर द कॉपर। किसके लिए है? कॉपर। तो दिस इज इम्प्योर कॉपर, दिस इज pure copper, and this solution is of copper sulfate, and that's why blue color is that. पढ़े हो ना? कॉपर के सॉल्यूशंस का कलर कौन सा होता है? ब्लू। नाउ यू कैन सी कि यहां से आपको बताया कि Cu+2 कहा जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन का Cu+2 कहा जाएगा कैथोड पे, और कैथोड पे वो इलेक्ट्रॉन लेगा, बैटरी के नेगेटिव में से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो गेन करेगा, और Cu+2 टेकिंग द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Cu प्लस है, उसके माथे पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है, तो उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, तो Cu में कन्वर्ट हो जाएगा बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। आया समझ में?
टेकिंग द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज विच प्रोसेस? रिडक्शन, क्या बोलते हैं उसको? और कैथोड पे रिडक्शन होता है, हो गया कैथोड पे रिडक्शन, है या ना? और यहाँ पे Cu था, यहाँ पे ऑलरेडी मेटल के फॉर्म में था, कौन से फॉर्म में था? तो वो मेटल के फॉर्म में था तो Cu+2 बन के अंदर गया, देखा? तो what will be there? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। वो जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए ना थ्रू दिस वायर, यहाँ पे आ जाएंगे, देखो आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरह से होगा, एनोड टू कैथोड। बात क्लियर? सॉल्यूशन में करंट कैसे फ्लो होता है? ड्यू टू द आयन, यहां से Cu+2 आयन बना, वो इधर जा रहा है, बोलो कोई डाउट? तो सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है थ्रू द आयंस, एंड जो बाहर का एक्सटर्नली वायर है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है थ्रू द इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हुई? An equivalent amount of pure metal, यहां तक हमने बात कंप्लीट की थी ना? Okay, an equivalent amount of the pure metal from the electrolyte is deposited on cathode and the soluble impurities go into the solution. तो धीरे 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 करके इसमें से कॉपर निकल रहा है, तो कॉपर का ही पूरा स्ट्रक्चर था, इंप्यूरिटीज थी लेकिन बहुत कम थी, तो धीरे 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 करके जब कॉपर निकल रहा है तो वो जो रॉड हमने बनाया था उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो डिसॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसॉल्व। तो व्हाइल इट इज डिसॉल्विंग, उसके अंदर जो इंप्यूरिटीज थी, अब सिर्फ Cu+2 आयन ही उधर जा सकते हैं। तो इंप्यूरिटीज का तो आयन बनेंगे तो भी कुछ मतलब के है नहीं, शॉर्ट बनेंगे ही नहीं। ओके, और वो इंप्यूरिटीज सही यहाँ पे नीचे बैठ जाएगी, सेटल हो जाएगी, बराबर। अब इट इज अ लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम में अगर आपका कोई सॉलिड सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है तो जैसे हम उसको क्या बोलते हैं? मड। क्या बोलते हैं? अब ये एनोड के नीचे बना तो एनोडिक मड, मड को गुजराती में क्या बोलते हैं? तो क्ले को क्या बोलेंगे? कीचड़, कादव। ओके, छी 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 छी, है ना? ऐसा ही करते हो ना मड को देख के। बट ये अच्छा वाला मड है, इस मड को बेच के पैसे कमा सकते हैं। इधर पड़ा होता है उसको नहीं बेचना है, इसको बेचना है, जो हमने प्योरिफिकेशन में लाए एनोडिक मड को। इधर पड़ा उसको तो मुंह पे मारेगा कोई। अब तुरंत मेरे को मड बेचना है क्या? हम किसको बेचने वाले हैं? एनोडिक मड को बेच के इस प्रोसेस में जितना भी खर्चा हुआ वो रिकवर कर सकते हैं। मड क्यों? वही वही आपके मुंह से मैं क्या सुनना चाहता हूं, क्यों? तो मैंने पहले ही बताया था कि इसमें इंप्यूरिटी के तौर पे कौन है? अदर मेटल्स, नोबल। कौन से थे? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। वो नीचे जाएगा तो क्या आप उस मड को फेंक दोगे? नहीं, छी छी। तो वी रिकवर द गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर मेटल फ्रॉम दैट मड। तो उनसे जो पैसा आएगा उसमें एक कॉपर वाले का खर्चा निकल जाएगा। आया समझ में? दिस इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड दिस इज द रियलिटी ऑल्सो। बोलो कोई डाउट? हाँ बोलो। नहीं, हमने इसको मड नाम दिया है, वो रियल में मड है, मतलब मड की फीलिंग हो गई कि भाई वो लिक्विड में मिट्टी डाल दी तो मड बन जाता है। वैसे लिक्विड नेचर था सॉल्यूशन का, है ना? उसमें दूसरी इंप्यूरिटीज नीचे गिर गई तो कैसा जनरेट हुआ होगा? मड जैसा, इसलिए उसको मड नाम दिया। बट वो रियल में कोई क्ले वगैरह नहीं है, वो अनदर एलिमेंट्स है जो प्रेजेंट थे कॉपर के साथ। समझ में आया? और वो अनदर एलिमेंट कौन से थे? हमें तो प्योर कॉपर यानी 100% कॉपर चाहिए, इसलिए हमने ये सब प्योरिफिकेशंस की बातें की। तो वो जो सेपरेशन हुआ वो कौन से मेटल्स का सेपरेशन हुआ? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ऐसे नोबल मेटल्स जिन्होंने रिएक्शन किए होंगे नहीं, तो वो हम वापस कलेक्ट करेंगे। गोल्ड, सिल्वर वगैरह अनदर मेथड से हम उसको सेपरेट कर लेंगे, देन इंडस्ट्रियली वापस उसको बेच देंगे एप्लीकेशंस में। अब कॉपर का माइनिंग यहाँ पे कहीं नहीं हुआ होगा, जो तुम ऊपर के क्रस्ट की बात कर रहे हो, कॉपर की माइनिंग बहुत डीप से हुई होगी। कॉपर की और की माइनिंग हुई होगी ना, वो तो अर्थ क्रस्ट में बहुत डीप से हुई होगी, तो वहां से गोल्ड आया होगा। आया समझ में? है या ना? ओके गुड। द सॉल्युबल इंप्यूरिटीज गो ऑन टू द सॉल्यूशन, वेरएज ओके जो सॉल्युबल है, लाइक मान लो कि अगर मानोगे आपको ऐसा है कि भाई वो रॉड बना होगा, उसमें सही कहीं कोई सोडियम होता, तो सोडियम का अगर Na+ बनता ना, वो सॉल्यूशन में चला जाता, डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, इसलिए
या फिर मिट्टी वगैरह होती नहीं होती है, क्योंकि वो तो पहले से निकल गई थी, याद आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और में निकल गई थी, बट मानो कि है तो वो भी डिजोल्व हो जाएगी। तो जो डिजोल्व हो सकती है वो सॉल्यूशन में चली जाएगी, बट ये सिल्वर गोल्ड वगैरह तो डिजोल्व होने वाले नहीं है। जो इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज है दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड नॉन एज, क्लियर हुआ, पक्का, कंफर्म। द लास्ट पोर्शन दैट इज कोरोजन। जैसे दिमाग में कोरोजन चल जाता है, नहीं सड़ने चाहिए, है ना। आप रोज ब्रीथिंग करो, बाहर बैठ के डीप ब्रेथ करो, ऑक्सीजन पहुंचाओ, प्लीज ये हैबिट डाल दो। मैं नहीं डाल पाया और बहुत लेट हो गया, मेरा 30 रनिंग है ना, बहुत लेट हो गया, बट आप मेरे से आधे हो, 15 ईयर है ना आपका, मेरे से आधे हो, तो यू कैन डू इट। आपके पास अभी भी 15 साल है। ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचाओ, दिमाग खुला रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए, और ऑक्सीजन रात को नहीं लेना है, सोने में ऑक्सीजन की जरूरत। ओके, तो बात समझ में आ गई। एक्सरसाइज का भी पर्टिकुलर टाइम होता है ना। चलो कोई बात नहीं, ये तो दिमाग के कोरोजन से बात निकल गई। दिमाग तो हमारा सही ऐसा मान लेते हैं, बट द मेन कोरोजन की अगर हम बात करें तो सिल्वर आर्टिकल्स बिकम अ ब्लैक आफ्टर सम टाइम। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, आपने देखे हैं कभी? हाँ, मतलब यस 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 यस, मुझे समझ में आ गया कि आपकी मॉम ने छड़े पहने होंगे, है ना, और 1 साल हो गया होगा निकाले बिकाले बिना, तो वो थोड़ा सा ब्लैक किस लगता है, और फिर मम्मी कहाँ जाती है? गोल्ड वाले के पास, और फिर वहां से उसको वॉश करवाते हैं। शॉपिंग आ गया? अरे बाप रे। कंप्यूटर में लैंग्वेज में कलर वही होता है। नहीं दिया है। हाँ वो चलेगा। देखो जरा, पुराने जमाने का सिल्वर का चम्मच दिखा, ए वाला देखना है, बाकी कहीं नहीं देखना है। जो दिखना है ना वो नहीं दिखेंगे। देखो ये रहा, ये ही मम्मी को तो ढूंढ रहे थे हम कब के, बराबर। देखो है ना, ब्लैक 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 ब्लैक, ए वाला देखो, और जैसे उसको वॉश किया, बराबर, समझ में आया आपको? ओके, वैसे बहुत समझ में आ जाता है। तो सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम। क्या समझ में आया कि अगर ऐसे ब्लैक होता है तो धुलाने से व्हाइट हो जाता है ना? नहीं, हमें ऐसा समझना था कि सिल्वर आर्टिकल्स पे ब्लैक कलर आता है आफ्टर कोरोजन। ओके, sometime when it is exposed to air, this is because it reacts with the sulfur in the air and forming a coating of silver sulfide. हर वक्त कोरोजन ऑक्साइड का नहीं होता है, प्लीज टेक केयर। सिल्वर जो है उसका रिएक्टिविटी सल्फर की ओर ज्यादा होता है, तो अगर एनवायरनमेंट में कोई सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर के साथ वो रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, जो कौन से कलर का दिखता है? ब्लैक। Copper reacts with the most carbon dioxide in the air and slowly lose its tiny brown surface and gains green color. Okay? ग्रीन कलर के धब्बे लग जाते हैं कॉपर पे। वैसे आपके पास कॉपर का मटका या वो लोटा पूजा करने के लिए हो तो आपने देखा होगा ग्रीन कलर का धब्बा, देखा है ना? क्या करे, हो गया। हाँ, ये तो यहाँ पे तो है ही है, बट इनका भी हो गया ऐसा। ओके, देखो है ना, दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, और सेम थिंग्स आपने वो जो हम पूजा करने के लिए कलर्स लाते हैं उसके अंदर इनसाइड पोर्शन में देखी होगी। पर दो चीज होती है, एक होती है ग्रीन कलर के और दूसरी होती है ब्लैक कलर की। तो जो ग्रीन कलर है दैट इज ड्यू टू द कॉपर कार्बोनेट, एंड जहां पे ब्लैक है वो कॉपर ऑक्साइड। आया समझ में?
Iron when exposed to the moist air for a long time acquires a coating of brown flaky substance that is called rust. ब्राउन कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर लग जाएगा, जाते जाते इस विंडो को देख के जाएगा। आया समझ में? बाकी अपने घर पे देख लीजिएगा। ओके, नहीं हो तो लोहे की चीजों को खुला छोड़ दीजिएगा, तुरंत आपको समझ में आएगा। मॉइस्चर के प्रेजेंस में उसके ऊपर ब्राउन कोटिंग लग जाती है, विच इज नोन एज रस्ट। रस्ट आया ड्यू टू द कोरोजन एक्शन। क्लियर हुआ? आया ना? अगर हम एक एक्टिविटी करें कि भाई एक कोरोजन एक्चुअली कौन कौन सा फैक्टर्स पर डिपेंड्स है, तो हमने उसमें आयरन की नेल्स ली, लिया, ओके, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने वाटर डाल दिया, ओके। फिर हमने क्या किया कि आधा वाटर नेल को डुबा दे, उस तरह से रखा, आधा पोर्शन ऊपर रहेगा, एयर रहेगी ऊपर, और फिर उसको बंद कर दिया। और दूसरी बार हमने क्या किया कि हमने पूरा वाटर फिलअप कर लिया, वाटर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, एंड देन एयर आया, देन हमने उसको बंद कर दिया। इसको हमने क्या कर लिया, तो इसके अंदर हमने कैल्शियम क्लोराइड जो एनहाइड्रस थे, एनहाइड्रस क्रिस्टल विथआउट वाटर प्रेजेंस रखे, फिर एयर तो है ही है, बट ड्यू टू दिस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो भी एयर के अंदर मॉइस्चर था, जब हमने बंद कर दिया तो उसके अंदर जितना भी वाटर अमाउंट था, मॉइस्चर, मॉइस्चर समझते हो ना, वाटर प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म, ओके, वो मॉइस्चर इस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने क्या कर लिया, एब्सॉर्ब, तो दैट एयर बिकम ड्राई एयर, उसमें अब मॉइस्चर नहीं है। आया समझ में? कुछ टाइम रखने के बाद, एक दो दिन बाद हमने ऑब्जर्व किया, तो इसमें से किस पे कोरोजन होगा, तो फिगर भी अभी क्लियरली इंडिकेशन दे ही रहा है कि किसमें कोरोजन दिख रहा है। ए पे आपको ब्राउन कलर का लेयर दिख रहा है, आयरन के खुद के ऑक्साइड Fe2O3 का है ना, आयरन का ऑक्साइड आपको याद होगा Fe2O3, ओके, उसको ही रस्ट बोल दे, उसी का लेयर लग गया, गॉट इट। तो और इसमें नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, तो रीजन क्या है, तो यहाँ पे आपकी नेल वाटर के कांटेक्ट में है, यहाँ पे आपके नेल्स एयर के कांटेक्ट में है, बट एयर के साथ वाटर नहीं है, और यहाँ पे वाटर के साथ एयर कांटेक्ट में नहीं, और यहाँ पे वाटर एंड एयर दोनों कांटेक्ट में है, किसके, तो बोलते हैं आयरन नेल के, तब जाके उसके ऊपर क्या लग जाता है, को डाउट, कंफर्म ना, ओके। यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब A, but they do not rust in the test tubes B and C. In the test tube A, the nails are exposed to both air and water. But in the test tube B, nails are exposed to only, okay. And nails in the test tube C are exposed to dry air. Okay, same है, सीधा dry air है। आया समझ में? What does tell us about the condition under which iron आर्टिकल रस्ट, तो हमें पता चला आयन आर्टिकल रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, एयर मतलब मॉइस्चर, मतलब वाटर एंड एयर भी चलेगा क्योंकि एयर के अंदर वाटर है, तो कंसीडर एज द मॉइस्चर, तो वाटर एंड एयर टुगेदर। आया समझ में? आया ना, ओके। सो अब हमें प्रिवेंशन करना है कोरोजन का। कोरोजन का प्रिवेंशन क्यों करना है, बिकॉज कोरोजन जो है ना करोड़ों लैक्स रुपीस का नुकसान करके जाता है। आया समझ में? सब जगह पे ऐसा नहीं है कि हम बिल्डिंग आर्टिकल्स अच्छे वाले ही बनाए, स्टील यूज कर पाए, स्टील इतना कॉस्टली है कि उसका यूज लिमिटेड हो जाता है, ओके। परमानेंट कहीं यूज करना हो तो लोग कॉस्ट बियर करते हैं, बाकी तो आयन ही यूज करते हैं सीधा। आया समझ में? आप जाते हो ना वो फन पार्क, क्या बोलते हो आप, फन पार्क्स वगैरह, गुजरात फन वर्ल्ड, हाँ, एम्यूजमेंट पार्क में जाते हो ना आप, तो बड़ी बड़ी राइड्स होती है, ऐसे घूम करके एक गाड़ी आती है ना, है, और वो ऐसे 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 घूमता रहता है, वो लोलक के जैसे, है ना, ऐसे ऐसे होता है ना, बैठे हो ना, ओके गुड। हाँ, तो पावागढ़ में भी आता है कभी पंच महोत्सव में, है ना, बस खाई पे लोकेशन ढूंढ के लगा देता है, पता है, जैसे ओके। अब ये सब में हुआ क्या, तो आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि भाई काकरिया में वो राइड ब्रेक हो गई। क्यों हुआ ऐसा, तो बोलते हैं भाई कोरोजन की वजह से, कोरोजन की वजह से क्रैक फॉर्मेशन होता है। अब इसका इंस्पेक्शन नहीं किया जाता, क्रैक फॉर्म डिटेक्ट नहीं किया जाता है, तो चलती राइड ब्रेक हो जाती। अब वो राइड का तो नुकसान गया ही गया, कितने लोगों की
जाने गए, इंजर्ड हो गए, और पता नहीं उसको देखने वाले इन फ्यूचर राइड्स में बैठेंगे या नहीं, तो कितने लोगों का नुकसान हुआ। सो दिस ऑल द थिंग्स, साथ में ऐसे कभी ना कभी बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं वो कोरोजन की वजह से ब्रेक हो जाते हैं, है कि नहीं? ओके और कोई भी बिल्डिंग्स में आरसीसी से अगर हम उसको कवर भी करें तो उसके अंदर स्टील होता है, स्टील इन द सेंस आयन होता है। आपने मकान बनते हुए देखा होगा ना, लोहे के सलिए लाते हैं, आया ना, फिर मेरा जैसा उसको पेंट करता है, देखा कैसे आंखें दिखा रहे हैं, नहीं करते ना, सीधा यूज करते हैं ना, दैट्स व्हाई देयर इज अ चांस ऑफ कोरोजन। और हाँ, और पेंट करना भी नहीं है, ऐसा नहीं कि सर ने बोला था भाई कोरोजन हटाना है पप्पा, हम घर बना रहे हम सारे सलियों को पेंट करेंगे, ऐसा नहीं। अब देखना सॉल्टी वाटर और ज्यादा कोरोजन फैलाता है। अगर आप बेट द्वारका गए हो ना तो वहां पे हो नाव को नादने के लिए वो आरसीसी बना हुआ है पूरा, ऐसा लगेगा कि ये चल रहा है दूसरा टूटेगा, दूसरे को अच्छा रिपेयरिंग किया आगे वाला टूटेगा। सो दिस ऑल द थिंग्स, तो हमें प्रिवेंट करना पड़ता है कोरोजन को क्योंकि थोड़ा लंबा चले। तो प्रिवेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वी हैव टू ब्रेक द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड वाटर। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो टू ब्रेक दिस कॉन्टैक्ट, आयरन आर्टिकल का एयर एंड वाटर के साथ कॉन्टैक्ट ब्रेक करना है, तो आयरन आर्टिकल को एयर एंड वाटर से सेपरेट करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, पेंट, ऑयलिंग भी करते हैं हम, क्या करते हैं, ऑयलिंग या ग्रीसिंग, या तो फिर गैल्वेनाइजिंग, आया समझ में, या तो फिर क्रोम प्लेटिंग। मेरी बाइसिकल ऐसे किचन पे रखी हुई थी तो आपने चैन देखी होगी उसकी, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले दीपावली में ग्रीसिंग किया था, फिर भी मैंने यूज नहीं किया है, तो वापस देखना। ओके तो ग्रीसिंग से थोड़ा क्या हो जाता है, आपका जो रस्टिंग है वो रिमूव हो सकता है, आया समझ में। गैल्वेनाइजिंग इज द बेस्ट वे। गैल्वेनाइजिंग आयन आपने देखा होगा, चमकते पत्रे देखे होंगे, दैट इज द गैल्वेनाइज्ड आयन। ओके क्रोम प्लेटिंग, वो भी वन टाइप ऑफ जो सिल्वर जैसी कोटिंग आती है ना, पतरे देखे रूफ पे लगाते हैं तो आपको सिल्वर जैसा शाइनिंग दिखेगा, वो क्रोम प्लेटिंग होता है, क्रोमियम का प्लेटिंग होता है, दैट्स व्हाई इट्स अ क्रोम प्लेटिंग। ओके क्रोमियम क्यों यूज किया गया, बिकॉज क्रोमियम इज अ हाई रिएक्टिव देन द आयन, तो वो ऑक्सीजन जब अटैक करने आएगा ना आयन पे, क्रोमियम बोलेगा रुक जा मैं हूं ना एक्टिव, आयन को बख्श दे। एंड ऑक्सीडेशन किसका होता है, एनोड का या कैथोड का, एनोड का होता है, किसका होता है, तो इसको हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग एनोड। इसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग एनोड बोलते हैं। वो आयन को बचाएगा, खुद मर जाएगा, खुद का ऑक्साइड कन्वर्ट कर देगा। बात क्लियर? ओके तो गैल्वेनाइजेशन, ओके इसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग, और एनोडाइजिंग हो गया ये, और दूसरा एलॉय भी बना सकते हैं। स्टील इज नथिंग बट एलॉय ऑफ आयन। स्टील जो है उसमें 90% तो आयन ही है, लेकिन उसके साथ कार्बन सल्फर ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स ऐड किए गए, और मेटल्स का मिक्सचर करके हमने क्या बनाया, एलॉय। ऐसा जरूरी नहीं कि वैसे मेटल प्लस मेटल को ही एलॉय बोलते, बट सम टाइम फॉर इंप्रूवमेंट इन द प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू यूज नॉन मेटल ऑल्सो। क्लियर हुआ? Galvanization is the method of protecting the steel and iron from rusting by coating them with the thin layer of, जैसे क्रोम प्लेटिंग में मैंने क्रोमियम समझाया, वैसे गैल्वेनाइजिंग में जिंक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अगेन अल्लादीन जिन को बोला लोहे का लोटा ला, तो जिन इज एक्टिव देन लोहा आयन, आया समझ में, आया ना, दैट्स वाई जिन भी एक सैक्रिफाइसिंग एनोड हो गया। बात क्लियर? ओके मैग्नीशियम भी सैक्रिफाइसिंग एनोड हो गया। तो होता क्या है, अब बड़े बड़े अगर हम शिप्स बना रहे हैं तो वो उसकी जो फ्लोर होगी, ओके वो किस में से बनेगी, मेटल में से, आयन में से ही बनेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट हम आयन कर सकते हैं, एल्यूमिनियम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एल्यूमिनियम काम नहीं आएगा। आया समझ में? तो आयन होता है मेन, सबसे ज्यादा इजीली मिल जाता है, गॉट इट, बट आयन तो कोरोड हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, उसके साथ है ना, जैसे नाव आगे बढ़ती है, शिप आगे बढ़ती है, तो उसके साथ जिंक मैग्नीशियम के क्यूब्स डाल दिए जाते हैं, जो उसके साथ बांधे हुए होते हैं, वो भी आगे बढ़ेंगे, और पूरे रास्ते में जब तक वो आगे आगे चलते जाएंगे तो वो उसके अंदर वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, डिजोल्व ड्यू टू द अटैक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और किसको बचा के रखेंगे, आयन।
है ना, वो सेक्रीफाइस कर लेंगे, फिर वापस जब वो क्यूब डिसॉल्व हो जाएगा तो नया क्यूब डाल दिया जाएगा। इस तरह से आयन को बचाया जाएगा। समझ में आया ना? मैग्नीशियम कैल्शियम मिलते भी सॉल्टी वाटर में से ही है। लाएंगे, बाहर निकालेंगे, मैग्नीशियम कैल्शियम के क्यूब बनाए, वापस सिप के साथ रखेंगे, वापस वो वाटर में चले जाएंगे। हाँ, डिसॉल्व ही हो जाएंगे ऑलमोस्ट। जैसे मैंने आंखों से तो कभी देखा नहीं है, सिप पड़ा है और पड़ा है। ओके, चलो, बट यू कैन इमेजिन कि वो डिसॉल्व ही हो जाएंगे क्योंकि उसके सॉल्ट बन जाएंगे। जैसे व्हाट हैपन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड बाय अटैक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड हमने पढ़ा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड रेडली रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड। तो वो हाइड्रोक्साइड तो डिसॉल्व्ड इन द वाटर, तो फिर वो सीधा वाटर में चला जाएगा। ओके, चलो। गैल्वेनाइजिंग आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज, मानोगे किसी सरफेस से जिंक कोटिंग निकल गया तो दूसरा तो बाकी बचा है ना। जब तक पूरा जिंक कोटिंग नहीं निकल जाता तब तक आयन का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मोर एक्टिव मेटल इज व्हाट, जिंक। एलोइंग इज अ वेरी गुड मेथड फॉर इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। वी गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड, एलोय बनाना। फॉर एग्जांपल, आयन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज नेवर यूज्ड इन अ प्योर स्टेट। दिस इज द बिकॉज प्योर आयन इज वेरी सॉफ्ट, एंड दैट्स व्हाई हम कभी भी नहीं बोलते कि जब वो बिल्डिंग में लाते हैं ना वो आयन के सलिए, ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते स्टील लाए। अब देखना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी जो आते हैं ना, वो सलिए आते हैं ना, वो हम स्टील बोलते हैं, कभी भी आयन नहीं बोलते। ओके, तो वो भी एक एलोय है, ऐसा नहीं कि प्योर आयन लेके आ गए हम। आया समझ में? ओके, सो दिस इज बिकॉज आयन इज अ वेरी सॉफ्ट एंड स्टैटिस इजीली व्हेन hot. But if the mixed with the small amount of the carbon, about 0.05%, it becomes hard and strong. Iron mixed with the nickel and chromium, we will get iron plus carbon, carbon में और nickel and chromium, तो हमें मिलेगा SS, stainless steel, which is hard, does not rust. हार्ड तो है ही और रस्टिंग भी नहीं होगा। उसमें भी टाइप्स होता है, कितना प्रोपोर्शंस में ऐड किया है, तो आप उसकी कोड होती है, 300 का है, 400 का है, ऐसा करके। ओके, जितना अच्छा लाओगे उतना उसका आगे सस्टेनेबिलिटी ज्यादा होगा। Thus, if the iron is mixed with the some other substances, its properties changes. In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with the some other substance. Okay, and the substance added may be metal or non-metal. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals. It's a one type of homogeneous mixture जो same composition में लगे उसको हम बोलते हैं homogeneous mixture, या तो फिर मेटल एंड नॉन मेटल ऑल्सो। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। जैसे आयन में सब ऐड करते हैं, तो आयन इज योर प्राइमरी मेटल, तो पहले हम आयन को क्या कर लेंगे, मेल्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड द अनदर मेटल, तब दूसरा मेटल उसके अंदर ऐड करेंगे, डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन एंड देन कूल्ड एट द विच टेम्परेचर। इस तरह से आपको एलोय मिलेगा। आया समझ में? ओके, प्योर गोल्ड known as 24 कैरेट गोल्ड, एंड दैट इज अ वेरी, है ना, वो काका देखे थे ना कैसे शर्ट पहन के घूम रहे थे, सॉफ्ट होता है तब उसमें से फाइबर्स बनते हैं, तो शर्ट भी बना सकते हैं, कैप भी बना सकते हैं, है ना। और हमारे जैसे लोग कुछ नहीं, मतलब कुछ लोग क्या बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स, रिंग्स, बट ऑर्नामेंट्स में हार्डनेस की जरूरत है। अगर सॉफ्ट रिंग मैंने पहनी हुई है, मतलब मैंने ऐसे पहनी हुई है और आप लोगों ने ऐसे खींचा तो वो खींची जाएगी, खींचती जाएगी। हाँ, उसमें एक और प्रॉपर्टी है कि अगर 1 ग्राम गोल्ड है तो वो किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच होती है, तो तब तक तो मैं उसको पकड़ लूंगा बराबर, मैं पकड़े के रखूंगा, इधर टूट गई तो फिर वो भाग जाएगा, मुझे जैसे वो कोई खींचे तो पकड़ के रखना पड़ेगा, फिर वो खींचता जाएगा, है ना, चिकगम की जैसे है, हम उसके पीछे, ए रुक मेरा सोना ले बट ऐसा कुछ नहीं है ओके, तो वो पहले खींचे ही ना, इसकी वजह से हमें उसको क्या बनाना पड़ेगा, हार्ड। अब प्योर मेटल तो काम आएगा नहीं, एंड दैट्स फॉर इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग द ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स, so it is allowed with the either silver or copper to make it। तो थोड़ा सिल्वर, थोड़ा कॉपर, एल्यूमिनियम, ऐसा कंपोजिशन होता है। मैंने वो चेक किया हुआ है, चेक करवाया हुआ है ना, मशीन आते हैं जिसके अंदर आप रख लो ना तो सीधा वो बताएगा कितना एल्यूमिनियम परसेंटेज है, इतना कॉपर परसेंटेज है वगैरह, पता नहीं कैसे बट करता है ऐसा, है ना। एक ओवन के जैसा डब्बा होता है,
उनके अंदर डाल देने के। देखा है किसी ने? पक्का ना? लोकल में नहीं देखेगा, थोड़ा शोरूम्स वगैरह में जाना पड़ेगा। ओके। जनरली in India 22 karat gold is used for making ornament. It means 22 parts of the pure gold and the 2 parts of copper or silver. If one metal is mercury, then that type of alloy is known as amalgam. Sodium plus mercury, sodium amalgam. Calcium plus mercury, calcium amalgam. Electrical conductivity and melting point of alloy is less than that of the which metal? Pure metal. For example, brass is an alloy of कॉपर एंड जिंक। 1 मार्क्स में आएगा, सुना मेरा बात? हाँ, 1 मार्क्स में आएगा। दैट इज कॉपर एंड जिंक। वेयर एज ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। फिर उल्टा ना हो जाए, ओके, ध्यान रखिएगा। तो आपको याद रखना है, ब्रॉन्ज दैट इज कॉपर एंड, और ब्रास दैट इज कॉपर एंड जिंक। आया समझ में? Okay, are not good conductors of electricity, whereas copper is the used for the making the electric. कॉपर अकेला गुड कंडक्टर है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐड करके एलॉय बनाया तो दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर। वैसे ब्रॉन्ज जो है वो एवॉर्ड बनाने के लिए, मेडल्स बनाने में काम आता है। पता है ना आपको? ब्रॉन्ज कहाँ काम आता है? मेडल्स बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए, कॉइन्स बनाने के लिए। कॉइनेज मेटल बोल सकते हैं हम उसको। सोल्डर देखा होगा आप लोगों ने, वो सोल्डर का एक वायर आता है, टू करके वो टपका रख देता है। हाँ, तो दैट सोल्डर इज द एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, PbN SN, and has a low melting point and which is used for the welding the electric wires together. है ना? सोफिस्टिकेटेड जो लोग होते हैं, खास करके छोटी छोटी वेल्डिंग करनी होती है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की, तब वो क्या यूज करते हैं? सोल्डरिंग। ओके। वंडर ऑफ एनिशियंट इंडियन मेट्रोलॉजी, वैसे आपने एसएस में पढ़ा होगा, कीर्ति स्तंभ, आयरन पिलर एट दिल्ली, है ना? सब आए, सब लोगों ने आयरन बनाया, स्टील बनाया, लेकिन अल्टीमेटली 100 साल 50 साल फिर उसके बुर्जे निकल जाते हैं, देन गिर जाता है। बट ए 1600 ईयर्स पहले बनाया है। ओके सही है भाई। चलो, iron pillar near the Qutub Minar in Delhi was built more than 1600 years ago by iron workers of India. They had developed a process which prevented iron for rusting, and for its quality of the rust resistance, it has been examined by scientists from all the parts of 1600 साल से जब उसको कुछ रस्टिंग ही नहीं हुआ तो दुनिया के साइंटिस्ट आके उसको टेस्ट कर गए, लेकिन कुछ मिला। अब सोचो कि उन लोगों ने कैसे बनाया होगा, बराबर। एंड दैट आयरन पिलर इज इन 8 मीटर हाई एंड वेट 6 टन 6000 किलोग्राम। ओके, वैसा ही हमने आयरन में से एक अनदर स्टैच्यू बनाया है, दैट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आपको पता है ना, में भी थोड़ा एलोइंग वगैरह यूज किया गया होगा, एंड होप सो कि वो भी लंबा टके। नहीं, वो उसका पूरा जो बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था, दैट इज विद द वेल नोन कंपनी L&T, लार्सन एंड टर्बो। तो वो हमारी इंडियन ओरिजिन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, और उसके इंजीनियर्स भी बहुत दिमाग वाले होते हैं, अपॉइंट करती है वो। तो होप्सो कि वो अच्छा ही बना है, होप्सो क्या वो अच्छा ही बना है डेफिनेटली, और लंबा जाएगा, और उसमें कुछ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगा तो गवर्नमेंट की कोई टीम है जो उसको हैंडल करेगी, मेंटेन करती रहेगी, कि उसमें लिफ्ट वगैरह भी है ना। ओके, होप सो। तो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया? चैप्टर समझ में आ गया, लेकिन मैंने आपके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है, एंड दैट इज द क्वेश्चन आंसर्स। वर्कबुक का कंप्लीटेशन प्लस क्वेश्चन आंसर समझ के काम करना है। अगर इन बिटवीन कोई नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछना है। आया समझ में? और कल हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, अरे सॉरी, 5th करेंगे। कौन सा करेंगे? 5th। और हो गया तो कल ही पूर्णाहुति कर देंगे। छोटा है, 31 31 32 क्वेश्चन है। ओके, तो कल इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, वो 11th साइंस का एक स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है, एंड सो प्लीज बी रिमेन प्रेजेंट। आया समझ में? ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।